सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान बोडोंग के साथ अपने मास्टर को वापस से जगाने के लिए जियामा एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल में आ गया था और इस इंपीरियल कैपिटल के पास मिस्टिक क्लाउड सेक्ट यानी यूनलेन सेक्ट था। जियोयान मेटर परिवार के हेडक्वार्टर में गया। जानलेन ने उन्हें परेशान किया पर तभी वहाँ याफे आ गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि याफे जियोयान से कहती है कि अब तुम मुझसे भी लंबे हो गए हो, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान सकी। जियोयान कहता है कि तुम भी पहले से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो गई हो। याफे पूछती है कि ओल्ड मैन कौन है। जियोयान कहता है कि मेरे दोस्त हैं, तो याफे उन दोनों को ऊपर लेकर जाने लगती है। जियोयान याफे से कहता है कि उस समय तुमने वुटन शहर में मेरी काफी मदद की थी। याफे कहती है कि तुमने भी मेरी बहुत मदद की, मेरे लिए मेडिसिनल पिल बनाई, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहने लगती है। पर जियोयान उसे रोकता है, वो उसे देखकर शर्मा रहा था। इसीलिए याफे कहती है कि तुम बड़े होने के साथ साथ शर्मिले भी हो गए हो। जियोयान कहता है कि क्या तुम अब इस ऑक्शन हाउस की चार्ज हो। याफे कहती है कि तुम्हारी इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि इस ऑक्शन हाउस का कंट्रोल मेरे परिवार के पेरेंट्स के हाथों में है। मैं बस उनकी देखभाल करती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ एक सुपरवाइजिंग एल्डर की तरह हूँ जो यहाँ सेवा करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ यहाँ मुझसे मिलने आए हो। जियोयान कहता है कि क्या हम कोई शांत जगह बैठकर बात कर सकते हैं, तो याफे उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती है। पर ले उनका रास्ता रोकते हुए याफे से कहता है कि हमारे फैमिली का ऑफिस है, यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है और तुम सिर्फ यहाँ सुपरवाइजरी एल्डर हो। और जियोयान का मजाक उड़ाने लगता है कि ये सिर्फ एक गरीब लड़का है। याफे कहती है कि अगर जियोयान की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी, और वैसे भी ये मेरा दोस्त है। यह कहकर वो जियोयान का हाथ पकड़कर ऑफिस की तरफ जाने लगती है। ले को इससे गुस्सा आता है क्योंकि वो याफे को पसंद करता था, इसीलिए वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो, और तुम इस कमीने को पसंद कर रही हो, तुम्हारी पसंद वाकई बकवास है। याफे जियोयान से कहती है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो फाइट मास्टर है, इसीलिए वो तुम्हें भड़का रहा है। ले ये देखकर क्यों नहीं रुक रहे, वो याफे को भला बुरा कहता है कि तुम्हारी पसंद वाकई बेकार है, तुम्हें मेरी रखेल बनना चाहिए। जियोयान को अब गुस्सा आ जाता है और वो याफे से कहता है कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता, और वो अपना हाथ छुड़ाकर ले पर जोरदार हमला करके उसे दूर गिरा देता है। सैनिक भी वहां जाते हैं। ले गुस्सा हुआ जियोयान से कहता है कि तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो अपनी डुक्यू को एक्टिवेट करके कहता है कि भले ही याफे आज तुम्हें बचाने की कोशिश करे, पर आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ले उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जियोयान उसके हर वार से बचता है। एक बार याफे की तरफ बढ़ता है, पर जियोयान अपनी तेज स्पीड से याफे को बचा लेता है। जियोयान कहता है कि अब मुझे इसे सबक सिखाना होगा, और वो उसके सभी हमलों को रोकते हुए ऑक्टेन ब्लास्ट ट्रिक से उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे वो उठ भी नहीं पाता। वो सभी सैनिकों से उन पर हमला करने को कहता है, पर याफे उन्हें रोककर कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जिससे वो रुक जाते हैं। बोडोंग जियोयान से कहते हैं कि यहाँ सैनिक ले की बात मानते हैं, तुम्हें इसे सरेआम ही खत्म कर देना चाहिए था। जियोयान उन्हें कहता है कि यह जगह किसी और की है और मैं याफे को परेशानी में नहीं डालना चाहता। अब याफे उन दोनों को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जियोयान कहता है कि तुम्हारी ये फैमिली पीसफुल नहीं लगती। वो कहती है कि उस लड़के का नाम ले था और वो हमेशा मुझे घिनौनी नजरों से देखता है, और उसके दादा मेटर परिवार के एक एल्डर है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। जियोयान उसे समझाता है कि तुम उसे जितना ज्यादा अनदेखा करोगी वो तुम्हारे साथ उतना ही बुरा बर्ताव करेगा। पर याफे कुछ नहीं कहती और पूछती है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत थी। जियोयान कहता है कि मुझे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए जिससे सोल पावर को रिस्टोर करते हो। याफे कहती है कि सोल पावर को रिस्टोर करने वाली चीजें अत्यंत दुर्लभ होगी, जिसकी वजह से मेट्रो ऑक्शन हाउस में भी इन्हें सालों से देखा नहीं गया। बोडोंग से कहते हैं कि हालांकि तुम्हारे मेटर फैमिली में ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, पर इंफॉर्मेशन सोर्स से उनके बारे में पता कर सकती हो कि वो कहाँ मिल सकते हैं। याफे कहती है कि मैं उन इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन चैनल पर इसको लिस्ट कर दूंगी। फिर बोडोंग याफे को पर्पल फुलिंग पिल के इंग्रेडिएंट की लिस्ट देकर कहते हैं कि क्या ये चीजें यहाँ मिल सकती है। याफे कहती है कि इंग्रेडिएंट बहुत मूल्यवान है, इसीलिए हमारे पास इसमें से केवल 4 ही है। बोडोंग कहते हैं कि कुछ न मिलने से तो अच्छा ही है, इसीलिए तुम उन्हें ले आओ, और वो उन्हें पर्पल गोल्ड कार्ड देते हैं। याफे उन इंग्रेडिएंट के ऑर्डर देकर आ जाती है और उन्हें कहती है कि आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है तो आप कम से कम डुवेंग होंगे, इसीलिए आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर ले अपने दादा एल्डर ले ओ के साथ आ जाता है। सर्वेंट याफे को बताती है कि जब मैं गोदाम
हमसे चीजें लेने गई तो लेई ओऊ ने मुझे इंग्रेडिएंट लाने से रोक दिया और कहा कि इन्हें बेचा नहीं जा सकता। जियोयान एल्डर लेई से कहता है कि क्या आप हमसे बदला लेना चाहते हो। लेई अपने दादा से कहता है कि वही लड़का है जिसने मुझ पर हमला किया। या फिर एल्डर लेई को समझाती है कि दोनों हमारे बड़े ग्राहक है और वो इंग्रेडिएंट कई महीनों से हमारे गोदाम में पड़े हुए थे, आप उन्हें बेचने से नहीं रोक सकते। आप भी हमारे परिवार के एल्डर है, अगर हमने इन्हें इंग्रेडिएंट नहीं दिए तो ये हमारी प्रतिष्ठा को बिगाड़ देगा। लेई हंसते हुए कहता है कि तुमने मेरी बात टालने का साहस किया, तुम सिर्फ एक सुपरवाइजिंग एल्डर हो और तुम्हारे दोनों बड़े ग्राहक मुझे नहीं लगता कि डूबेंग स्तर पर है और तुम्हारी इस भूल के लिए मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। जियोयान भी याफे के पास आकर कहता है कि तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेई अपने दादा से कहता है कि आपको इसे मारना होगा, इसने मुझे चोट पहुंचाई। बोडोंग कहते हैं कि मेटर फैमिली के टेंगशान अभी भी जिंदा है और मैं उन्हें जानता हूँ। एल्डर लेई से डर जाता है। याफे को भी कुछ समझ नहीं आता कि यह ओल्ड मैन आखिर हमारे ग्रेट एल्डर को कैसे जानता है। लेई बोडोंग को गंदा आदमी कहने लगता है। लेई उसे रोकता है और बोडोंग से माफी मांगता है, पर बोडोंग उसे कहता है कि तुम्हारे पोते ने मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की, जल्दी से सारी इंग्रेडिएंट मेरे सामने होने चाहिए वरना मेरे लिए मेटर फैमिली के एक एल्डर को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेई को उस पर गुस्सा आता है तो बोडोंग आइस स्पाइक बनाकर उस पर हमला करते हैं। एल्डर लेई अपने पोते को बचाने की कोशिश करते हैं पर इससे उन्हें भी बहुत चोट लगती है। एल्डर लेई कहता है कि डू हुआंग है, इससे याफे भी डर जाती है। बोडोंग लेई से कहते हैं कि समय निकल रहा है, जल्दी से इंग्रेडिएंट मेरे पास ले आओ, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो ग्रेट एल्डर टेंगशान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इससे वो दोनों डर जाते हैं और वो जल्दी से दौड़कर इंग्रेडिएंट लेने के लिए चले जाते हैं। जियोयान बोडोंग से कहता है कि आपने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। या फिर जियोयान से कहती है कि तुमने एक डुआंग को अपना दोस्त बना रखा है। या फिर बोडोंग से कहती है कि आप हमारे ग्रेट एल्डर को भी जानते हो, इसीलिए आपको इन इंग्रेडिएंट का मूल्य चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें पर्पल गोल्ड कार्ड वापस करने लगती है। बोडोंग कहते हैं कि तुम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से संभालती हो पर मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, मैं ऑक्शन हाउस के रूल को नहीं तोड़ना चाहता। तो याफे कहती है कि कोई बात नहीं, पर आपको हमारी मेटर ऑक्शन हाउस रूल के मुताबिक 50% छूट तो मिल ही सकती है। अब वहाँ एल्डर लेई सभी इंग्रेडिएंट को ले आता है। बोडोंग उन्हें स्पेस रिंग में रख लेते हैं। जियोयान कहता है कि आपने उन इंग्रेडिएंट को चेक नहीं किया। बोडोंग गुस्से में लेई की तरफ देखते हैं। लेई डरते हुए कहता है कि मुझे मरना थोड़ी है जो मैं आपको गलत इंग्रेडिएंट दूंगा। तो लेई को वहाँ से जाने को कहते हैं। लेई जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अब जियोयान भी बोडोंग के साथ वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी नालन वहाँ आने लगती है, इसीलिए जियोयान बोडोंग के साथ छिप जाता है। याफे नालन से मिलकर खुश होती है। नालन याफे को बताती है कि मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। जियोयान नालन को देखकर वापस से गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान बोडोंग के साथ मेटर ऑक्शन हेडक्वार्टर में गया, जहां जियोयान ने याफे से ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में पूछा जिससे सोल पावर को स्टोर किया जा सके, पर ये दुर्लभ इंग्रेडिएंट थे इसीलिए मेटर ऑक्शन में भी मौजूद नहीं थे। जियोयान को इससे बहुत निराशा हुई और जब वहां से निकल रहा था तभी एक अनएक्सेप्टेड इंसिडेंट हुआ क्योंकि नालन वहां आ चुकी थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि याफे नालन को बैठने के लिए कहती है और उसके लिए शराब लाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। नालन बताती है कि यहाँ मेटर फैमिली में बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। या फिर कहती है कि ऐसा क्या हुआ जिसने यूनलैंड सेट की यंग लेडी को भी बेचैन कर दिया। नालन बताती है कि सालों पहले मेरे दादा ने एक लेवल 5 बीस्ट को मार डाला था जो बेहद जहरीला था, इसीलिए गलती से उनकी बॉडी में जहर चला गया। 1 महीने पहले से वो जहर काफी तेज हो चुका है जिसने दादा की सारी डुकियों को सोख लिया, इसीलिए मेरी मास्टर यूनियन ने गुहे द पिल किंग से मदद मांगी, पर वो भी इस जहर को नहीं निकाल पाए क्योंकि सियावली फ्लेम वाले एल्केमिस्ट ही इस जहर को निकाल सकते हैं। या फिर कहती है कि मैंने जामा एम्पायर में कभी ऐसे एल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना। नालन कहती है कि मैं यहाँ आपसे इसीलिए मदद मांगने आई हूँ क्योंकि आपके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। यदि आप हेवनली फ्लेम वाला एल्केमिस्ट ढूंढ ले और वो हमारी मदद करेगा तो हम उन्हें बहुत सारे मूल्यवान इंग्रेडिएंट देंगे। और वो याफे को उन इंग्रेडिएंट की लिस्ट देती है। जियोयान और बोडोंग भी उनकी बातें सुन रहे
रहे थे। जियोयान को गुस्सा आ रहा था। बोडोंग कहते हैं कि वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था। या फिर नालन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से देश के सभी मेट्रो ऑक्शन हाउस को इसके बारे में सूचित कर दूंगी, और जैसे मुझे किसी ओनली फ्लेम वाले एल्केमिस्ट के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूंगी। नालन याफे को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। बोडोंग और जियोयान भी बाहर आ जाते हैं। याफे कहती है कि बहुत संयोग की बात है कि तुम्हें सोल पावर रिस्टोर इंग्रेडिएंट चाहिए था, और उसे नालन के सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट देती हुई बताती है कि नालन के दादा को ठीक करने पर 7 सोल्स ऑफ ब्लू मैजिक का इनाम है जो सोल पावर को रिस्टोर कर सकता है। जियोयान इससे चौंक जाता है। यह देखकर बोडोंग और याफे काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें इस इंग्रेडिएंट की सख्त जरूरत है। जियोयान अपने मास्टर को ठीक करने के लिए कुछ भी करके उस इंग्रेडिएंट को हासिल करना चाहता था। याफे उसे कहती है कि तुम्हारा इस 3 ईयर एग्रीमेंट का नालन के दादा से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। जियोयान कहता है कि मुझे नालन और उसके दादा से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वो 7 सोल्स ऑफ ब्लू मैजिक चाहिए। तो याफे उसकी डुबकियों को छिपाने के लिए एक मास्क देकर बताती है कि इसे पहनने के बाद कोई डू वेंग भी तुम्हारी पावर को जान नहीं पाएगा। जियोयान बोडोंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। बोडोंग कहते हैं कि क्या तुम वास्तव में नालन रेजिडेंस में जाना चाहते हो? जियोयान हमें जवाब देता है तो बोडोंग कहते हैं कि मुझे भी अपने पुराने दोस्त से मिलने जाना है, और वो दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लिंग जियोयान पर नजर रख रहा था, और वो जियोयान को अकेले देखकर उस पर हमला करने लगता है ताकि उसकी पावर चेक कर सके। जियोयान उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। ओल्ड लिंग जियोयान के सामने आता है। जियोयान पूछता है कि तुम कौन हो? ओल्ड लिंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम मेरे सामने हो तो तुम्हें मरना होगा, और अपने क्लोन से हमला करवाने लगता है। जियोयान उन सभी क्लोन को खत्म करने लगता है, पर ओल्ड लिंग खुद जियोयान पर हमला करता है। ओल्ड लिंग की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जियोयान को इंजर्ड करने लगता है। जियोयान उस पर ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है, पर ओल्ड लिंग को कुछ नहीं होता, और जियोयान को बुरी तरह से मारने लग जाता है। जियोयान इससे घायल होकर नीचे गिर जाता है। जियोयान वापस से खड़ा होने लगता है तो ओल्ड लिंग उसे वापस मारने लगता है, और इस बार जियोयान बहुत घायल हो चुका था। वही हम बोडोंग को भी देखते हैं जिसे अजीब सा एहसास होता है। ओल्ड लिंग जियोयान से कहता है कि तुम हार चुके हो। जियोयान वापस से खड़ा हो जाता है। ओल्ड लिंग वापस से उससे लड़ने को तैयार हो चुका था। जियोयान पर्पल फ्लेम पिल खाकर पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उसे ग्रीन लोटस को फ्लेम के साथ मर्ज करने लगता है ताकि वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना सके। तभी बोडोंग वहां आकर ओल्ड लिंग पर हमला करते हैं और जियोयान को फायर लोटस बनाने से रोकते हुए कहते हैं कि इसे मैं संभाल लूंगा, और अब वो अपना स्पेयर निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो दोनों तेजी से लड़ते हैं। बोडोंग समझ जाते हैं कि वो भी डुआंग लेवल पर है। ओल्ड लिंग कहता है कि फायर टेम्परर तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, लगता है मेरा आज का मिशन पूरा हो गया, फ्यूचर में हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और वहाँ से निकल जाता है। बोडोंग जियोयान को बताते हैं कि उस डुहुआंग ने एक खास तरह की डुक्यू का इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हारे ओरा को रोक सके, पर वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था। जियोयान को भी याद आता है कि उसे आसानी से मार सकता है, पर उसने उसे इंजर्ड कर दिया। जियोयान अब याफे का दिया हुआ मास्क पहन लेता है और बोडोंग से कहता है कि क्या अब मुझे नालन रेजिडेंस तक छोड़ सकते हैं? बोडोंग तैयार हो जाते हैं और जियोयान को नालन रेजिडेंस तक छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। ओल्ड लिंग भी दूर से उन्हें देख रहा था। वो कहता है कि बच्चा वास्तव में अब बहुत अच्छा हो चुका है, जूनियर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर जिया लाओ भी आ जाते हैं जो वापस से बोडोंग के ओरा को महसूस करते हैं। वहीं बोडोंग जियोयान को नालन रेजिडेंस में छोड़ देते हैं। सैनिक जियोयान से पूछता है कि क्या आप भी अल्केमिस्ट हैं जो नालन के दादा के इलाज करने आए हैं? जियोयान हमें जवाब देते हुए उसे याफे का रिकमेंडेशन लेटर देता है, तो सैनिक जियोयान का स्वागत करता है। फिर हम देखते हैं कि बोडोंग ग्रेट एल्डर टेंगशान के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोनों भाई थे, यानी कि बोडोंग भी मेटर फैमिली से ही थे। एल्डर लेइओ बोडोंग से माफी मांग रहा होता है कि मैंने आपको पहचानने में भूल की और आपके साथ बुरा व्यवहार किया, पर टेंगशान उसे माफ नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी फैमिली जुआंग परिवार में भेज सकता था, पर तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एल्डर के पद से हटा रहा हूँ, और तुम्हें अब बॉर्डर सिटी के ब्रांच में जाकर काम करना होगा, और तुम 3 साल तक इस बेस में वापस लौटकर नहीं आ सकते। एल्डर लेइओ उनकी बात मान लेते हैं। टेंगशान याफे से कहते हैं कि आज तुमने सिचुएशन को अच्छे से संभाला, इसीलिए मैं अब से इस ऑक्शन हेडक्वार्टर के मैनेजमेंट का काम तुम्हें सौंपता हूँ। याफे से खुश होती है। टेंगशान बोडोंग
उनसे कहता है कि तुम वापस अपनी फैमिली रेजिडेंस पर लौट आए हो, इसीलिए तुम्हें अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहिए। बोडोंग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं थोड़े समय के लिए यहाँ वापस नहीं रह सकता। मेरा जियोयान के साथ एग्रीमेंट हुआ है, मैं 1 साल के लिए उसका बॉडीगार्ड बना हूँ। इससे वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं या फिर भी इससे हैरान होती है। टेंग शान कहते हैं कि उस लड़के का नाम जियोयान है, तुम जैसा महान आइस एम्परर उसका प्रोटेक्टर कैसे बन सकता है। बोडोंग कहते हैं कि तुम उस लड़के को कम मत समझो, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास बहुत ही गहरी हिडन पावर है, इसीलिए सिर्फ उसके साथ दोस्ती करो और कभी उसके दुश्मन बनने की कोशिश मत करना। टेंग शान कहता है कि पूरे जियामा एम्पायर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्टर बना सके, पर तुम उस लड़के के साथ बहुत हम्बल बिहेव करते हो, जबकि वो सिर्फ 20 साल का है और उसने तुम्हें अपना प्रोटेक्टर बना लिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं अपने पूरे परिवार में ये खबर फैला दूंगा कि उसे कोई परेशान न करे। एडर ले वहाँ से निकल जाते हैं या फिर उससे कहती है कि किसने सोचा था कि 3 साल पहले जिस लड़के को कचरा समझा जाता था वो इतना महान बन जाएगा। कि हमारा मेटर परिवार जो जियामा एम्पायर के 3 महान परिवारों में से एक है, वो भी उससे डरा हुआ होगा। नालन सच में तुमने जियोयान को पूरी तरह गलत समझा। फिर हम नालन रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ नालन के डैड नालन सू ने बहुत सारे एल्केमिस्ट को अपने डैड के इलाज के लिए बुलाया होता है, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ जियोयान भी आ जाता है और वो नालन सू को अपना असली नाम नहीं बताता और कहता है कि मेरा नाम यान जियो है, मुझे याफे ने यहाँ आपके पिता के इलाज के लिए भेजा है। जियोयान वहाँ बाकी एल्केमिस्ट के साथ बैठ जाता है। वो एल्केमिस्ट बातें करते हैं कि नालन के दादा को पिल किंग की गोलियां भी सही नहीं कर पाई, तो ये टियर 2 एल्केमिस्ट उन्हें कैसे सही कर देगा। तभी वहाँ नालन भी आने लगती है। जियोयान को इससे गुस्सा आने लगता है और वापस से वही बातें याद आती है जब उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, जिससे उसके परिवार की बहुत बदनामी हुई। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान मेटर ऑक्शन हेडक्वार्टर में सोल पावर रिस्टोर इंग्रेडिएंट लेने गया, पर वहां उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी नालन भी वहां आई और उसने याफे से अपने दादा को ठीक करने के लिए एक हेवनली फ्लेम वाले सोल मास्टर को ढूंढने को कहा, जिसके लिए उन्होंने सोल पावर रिस्टोर इंग्रेडिएंट का प्राइस रखा था। जियोयान अपने मास्टर को बचाने के लिए अपने अपमान को कुछ देर के लिए भूल गया और नालन रेजिडेंस में आ गया था ताकि वो नालन के दादा को ठीक करके वो इंग्रेडिएंट हासिल कर सके। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मुखिया नालन सू सभी एल्केमिस्ट को बताते हैं कि मेरे पिता की बॉडी में जो जहर है वो और ज्यादा बदतर होता जा रहा है। पिल किंग गुए ने कहा कि उस जहर को निकालने के लिए हेवनली फ्लेम की आवश्यकता होगी, पर हेवनली फ्लेम वाले एल्केमिस्ट को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं अलग अलग तरीके आजमा रहा हूँ। तभी 2 एल्केमिस्ट वहाँ आकर बताते हैं कि हम आपके पिता का इलाज नहीं कर पाए। मुखिया नालन सू इससे निराश होते हैं और सभी कहते हैं कि आपको रिफाइनिंग पिल का बहुत ज्ञान है, इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरे पिता को ठीक किया जा सके? पर उन सभी एल्केमिस्ट के पास जहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। मुखिया निराश होकर कहते हैं कि लगता है मेरे पिता को अब नहीं बचाया जा सकता और वो सभी को वापस लौट जाने को कहते हैं। तभी जियोयान कहता है कि मुझे एक कोशिश करनी है। सभी से हैरान होते हैं और दूसरे एल्केमिस्ट कहते हैं कि एक टियर 2 का एल्केमिस्ट भी यहाँ आने का साहस कर सकता है। मुखिया जियोयान के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे पिता को ठीक करने का कोई उपाय है? जियोयान भी उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या पिल किंग उन्हें ठीक कर पाए। मुखिया कहते हैं कि अगर पिल किंग उन्हें ठीक कर पाते तो मुझे इतना खर्चा करके यहाँ एल्केमिस्ट को बुलाना नहीं पड़ता। जियोयान कहता है कि अगर पिल किंग तुम्हारे पिता को ठीक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता, पर आपने मेरी काबिलियत पर शक किया। मुखिया इससे गुस्सा होने लगते हैं, पर नालन वहाँ आकर अपने पिता को शांत करते हुए यान जियो से कहती है कि कृपया आप मेरे पिता को गलत ना समझे, इनका इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। जियोयान कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। यह सुनकर बाकी एल्केमिस्ट कहते हैं कि बच्चा बहुत एरोगेंट है, साथ ही इसमें बहुत एटीट्यूड है, जबकि यह केवल टियर 2 का एल्केमिस्ट है। मुखिया उन्हें शांत करते हुए यान जियो से कहते हैं कि भले ही तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो, लेकिन अच्छे अच्छे एल्केमिस्ट भी मेरे पिता को सही नहीं कर पाए। जियोयान उन्हें अपनी ग्रीन
लोटस कोर फ्लेम दिखाता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि इस बच्चे के पास हेवनली फ्लेम है। जियोयान कहता है कि क्या मैं योग्य हूँ। मुखिया जियोयान से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, इसीलिए कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले। फिर नालन और मुखिया उन्हें अपने दादा के रूम में लेकर जाते हैं। नालन के दादा बेहोश थे और उनकी बॉडी में जहर काफी ज्यादा फैल चुका था। मुखिया जियोयान को बताते हैं कि मेरे पिता डुआंग स्तर पर है, इसीलिए इन्होंने सालों तक इस जहर को सहन किया, पर अब ये अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसलिए छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास इन्हें ठीक करने का कोई तरीका है? जियोयान कहता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है, पर जैसा पिल किंग ने कहा कि हेवनली फ्लेम का यूज करके इनके जहर को धीरे धीरे बाहर निकाला जा सकता है, पर इनके ठीक होने की 50% से भी कम संभावना है। अगर हमने कोशिश नहीं की तो कुछ दिनों में ही इनकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए या तो इन्हें मरने दे या फिर इनका इलाज करने की कोशिश करें। नालन कहती है कि यह बहुत रिस्की है, इसीलिए क्या आप श्योर है कि आप इन्हें ठीक कर देंगे? जियोयान इससे गुस्सा होता हुआ जाने लगता है और कहता है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं इनका इलाज नहीं करूंगा। मुखिया उसे रोकते हुए कहते हैं कि कृपया नाराज ना हो, नालन को केवल अपने दादाजी की चिंता है, पर मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मेरे पिता को बचा लेते हो तो मैं सिर्फ तुम्हें गिफ्ट ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें नालन फैमिली का एक हिस्सा भी बना लूंगा। जियोयान कहता है कि आप दोनों साइड में अड़ जाएं। जियोयान दादा को उठाकर उनके पीछे बैठ जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करके उनकी बॉडी को आग से जलाना शुरू कर देता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है। नालन इससे डर जाती है। जियोयान देखता है कि नालन के दादा का जहर बहुत तेज है और ये डीप तक पहुंच चुका है, इसीलिए वो लगातार उन पर हेवनली फ्लेम छोड़ता है। वही हमें मेटर ऑक्शन ऑफिस में टेंग शान और बोडोंग को दिखाया जाता है जो पुरानी बातें कर रहे थे। टेंग शान बोडोंग से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। टेगर रेगिस्तान के स्नेक ट्राइब में कड़ा पहरा होता है, पर फिर भी मैंने तुम्हारी खोज करवाई, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाया। बोडोंग कहते हैं कि उस समय मुझे कुछ हुआ, इसीलिए मैं कई साल वनवास में रहा, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम भी डू वेंग बन चुके हो। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी तुमने अच्छा लेवल अप किया। टेंग शान कहता है कि तुम मेरा काम अच्छे से समझते हो। पिछले कुछ सालों से इंपीरियल कैपिटल में कुछ बड़ा चल रहा है। यूनलैंड स्टेट के पुराने लीडर यून शांग कुछ सालों पहले डू जोंग बनने की कोशिश में मारा गया। अगर वो वास्तव में डू जोंग बन जाता तो जियामा फैमिली और यूनले स्टेट के बीच की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती और हमारी मेटर फैमिली की सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट होती। बोडोंग कहते हैं कि डू जोंग बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि डू जोंग फाइट एम्परर से भी बड़ी कल्टिवेशन लेवल होती है। टेंग शान कहता है कि अब चाहे स्थिति कैसी भी बदले, पर तुम अब हमारे साथ हो, इसीलिए मेटर परिवार के पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर है। बोडोंग कहते हैं कि सालों पहले सील लगने की वजह से मेरी पावर में काफी गिरावट आई है और उन्हें इंग्रेडिएंट की लिस्ट देते हुए कहते हैं कि इसे खोजने में मेरी मदद करो ताकि मेरी पावर को बढ़ाया जा सके। साथ ही वो उसे सोल पावर को रिस्टोर करने वाले आर्टिफैक्ट भी ढूंढने को कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बोडोंग को जियोयान की कितनी फिक्र थी। वहीं जियोयान अभी भी हेवनली फ्लेम से नालन के दादा का जहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हेवनली फ्लेम उनकी बॉडी के जहर को निकालने लगती है, जिससे नालन के दादा होश में आ जाते हैं, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं जहर से छुटकारा पाने में लगा हुआ हूँ, आपको इस भयानक दर्द को सहना होगा। अगर आपने इसे सहन कर लिया तो आप बच जाएंगे। नालन के दादा कहते हैं कि बच्चे, तुमने मुझे आखिरकार बचा लिया। जियोयान कहता है कि अभी भी आपके बचने की कम उम्मीद है। नालन के दादा हंसते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, तुम बस मेरा इलाज करो और अगर मैं मर गया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। नालन अपने दादा से कहती है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दादा उसे देखकर गुस्से में कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, तुम अभी भी यहाँ आ गई। 3 साल पहले तुमने जियो फैमिली के साथ जो एग्रीमेंट तोड़ा, उसकी वजह से मैं कल्टिवेशन करने गया और मेरी ये हालत हुई। तभी उन्हें हेवनली फ्लेम से बहुत ज्यादा दर्द होता है। जियोयान उनकी बॉडी से धीरे धीरे करके जहर निकाल रहा था। मुखिया ये देखकर नालन से कहते हैं कि लड़का वाकई कमाल का है, इसके पास इतनी कम उम्र में हेवनली फ्लेम है। नालन कहती है कि आपने सच कहा, यह वास्तव में अमेजिंग है और इसका मास्टर भी जरूर महान होगा। गुए यूनियन के साथ जाने पर भी टेगर रेगिस्तान में हेवनली फ्लेम को नहीं ढूंढ पाया। मुखिया नालन से कहते हैं कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जियो परिवार के बेटे के साथ तुम्हारा 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा होने वाला है और तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके परिवार ने तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी का सामना किया। और मैंने सुना कि 2 साल पहले जियोयान ने शहर को छोड़ दिया था और वो कल्टिवेशन करने चला गया। लगता है उसने अपने पुराने
कल्टीवेशन टैलेंट को वापस प्राप्त कर लिया है। नालन कहती है कि मैं 3 ईयर एग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगी, लेकिन अगर मैं हार गई तो शर्त के मुताबिक मुझे जियोयान की दासी बनना होगा, जो मुझे कभी मंजूर नहीं है। जियोयान अब तेजी से दादा की बॉडी से जहर निकालने लगता है, पर इससे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो जियोयान से कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं। तो जियोयान कहता है कि मुझे आपका उपचार यहीं रोकना होगा, आज हम पूरा जहर नहीं निकाल सकते, और वो हेवनली फ्लेम को वापस अपनी बॉडी में ले लेता है। जियोयान जब खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी उंगली में भी जहर आ चुका है, पर वो उसे छिपा लेता है। मुखिया जियोयान से पूछते हैं कि क्या मेरे दादा को जहर से छुटकारा मिल सकता है। जियोयान कहता है कि अभी की प्रोसेस के हिसाब से मुझे इनकी बॉडी से जहर निकालने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। मुखिया जियोयान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास वास्तव में कमाल का हुनर है, मैं तुम्हारे मास्टर का नाम जानना चाहता हूँ। पर जियोयान जवाब न देते हुए कहता है कि मैं कल वापस जहर निकालने आऊंगा। वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर वो हैरान होते हैं। दादा नालन को जल्दी से जियोयान के पीछे भेजते हैं क्योंकि उन्हें यान जियो नालन के लिए परफेक्ट लग रहा था। नालन जियोयान के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है, पर जियोयान उसकी बातों का जवाब नहीं देता। नालन कहती है कि तुम बहुत अच्छे एल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम्हें टियर 3 की भी परीक्षा देनी चाहिए। जियोयान कहता है कि रैंक मेरे लिए मायने नहीं रखती। नालन कहती है कि तुमने सही कहा, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ। तो जियोयान अपनी सोल पावर से उसकी लेवल चेक करता है, पर उसके चारों ओर एक शील्ड एक्टिवेट थी जिससे ऐसा नहीं कर पाता। नालन जियोयान से कहती है कि तुम मेरी पावर क्यों जानना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में लंबे समय से सुना है कि तुम आने वाले समय में यूनले सेट की एड बनने वाली हो, और अब वो वहाँ से निकल जाता है। नालन को यान जियो बहुत एरोगेंट और सनकी लगता है। वही हमें जियालाओ को दिखाया जाता है जो अपने महल में होते हैं। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि हमें खोजबीन करने पर पता चला कि बोडोंग वापस लौट आया। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। साथ ही हमें यह भी पता चला कि नालन फैमिली को हेवनली फ्लेम वाला एल्केमिस्ट मिल चुका है जो नालन के दादा को ठीक कर सकता है। जियालाओ कहते हैं कि नालन के दादा वास्तव में बहुत भाग्यशाली है, पर अगर ये यूनले सेट के साथ मिल गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो देखता है कि उसकी बॉडी में भी जहर चला गया है क्योंकि एक भयानक जहर था। जियोयान कहता है कि अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये बम की तरह फट सकता है, और वो हेवनली सीट की मदद से उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो जहर पावरफुल ऊर्जा बना रहा था। जियोयान को इससे याद आता है कि उस जहर ने नालन के दादा की बॉडी की सारी डुक्यू को सोख लिया था, इसीलिए मेरी बॉडी में प्योर एनर्जी बना रहा है। मुझे इस जहर को स्वीकार करना होगा, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। जियोयान इससे खुश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान नालन जिए के शरीर से जहर निकालने लग गया था, पर वो फायर पॉइजन बहुत भयंकर था, इसीलिए वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका और जहर जियोयान की बॉडी में भी प्रवेश कर गया। जियोयान ने जब कल्टीवेशन किया तो उसे पता चला कि इस फायर पॉइजन में बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है, जिससे उसकी एबिलिटीज में वृद्धि हुई थी, इसलिए जियोयान ने उस प्योर एनर्जी को स्वीकार कर लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही नालन के दादा की बॉडी से जहर की मदद से प्योर एनर्जी निकालूं तो मेरी लेवल डूशी यानी फाइट मास्टर तक बढ़ सकती है। तभी बोडोंग भी वहां जाते हैं और वो जियोयान से कहते हैं कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम अचानक बहुत मजबूत हुए हो। फिर वो दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। बोडोंग पूछते हैं कि क्या तुमने उस बूढ़े के शरीर से जहर निकाल लिया। जियोयान उस विष को बाहर निकालते हुए बताता है कि नालन जिए का जहर घातक था, पर इस विष की टॉक्सिसिटी अस्थायी रूप से गायब हो गई है, पर मुझे अभी भी उनकी बॉडी से जहर निकालने में कुछ दिन और लगेंगे। बोडोंग जियोयान के हाथ को देखकर कहते हैं कि यह फायर पॉइजन है, पर यह तुम्हें कैसे इफेक्ट कर रहा है जबकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। जियोयान कहता है कि मैं नहीं जानता, लगता है इस जहर में कोई मिस्टेक है, यह पूरी तरह से मेरी हेवनली फ्लेम्स का सामना कर सकता है। बोडोंग बताते हैं कि नॉर्मल फायर पॉइजन कभी भी हेवनली फ्लेम का सामना नहीं कर सकता, पर शायद इस जहर को
सालन जे की बॉडी में बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, इसलिए म्यूटेशन का कारण बना। जियोयान कहता है कि मुझे इस जहर से जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लगता है ये फायर पॉइजन मेरे कंट्रोल में है। और उसे उंगली पर एक्टिवेट करते हुए बोडोंग से कहता है क्या आप मुझसे फाइट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि इस जहर का मुझ पर कैसा इफेक्ट हुआ है। और वो बोडोंग से लड़ने लगता है। बोडोंग अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके जियोयान को रोकते हैं, पर जियोयान उस फायर पॉइजन से उस शील्ड को ही तोड़ देता है। यह देखकर बोडोंग दूर होकर जियोयान से कहते हैं कि अभी के लिए ये काफी है, यह जहर मेरी ताकत से भी ज्यादा जहरीला है, इसीलिए मेरे साथ इससे मत खेलो, ये मुझे भी परेशानी में डाल सकता है। जियोयान अपनी लापरवाही की वजह से उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भी इस फायर पॉइजन से डर लगता है, हो सकता है कि जहर फ्यूचर में विषैला हो जाए। बोडोंग कहता है कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उम्मीद है कि ऐसा ही हो और आप वीडियो को लाइक कर देना। फिर हमें एल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जो इंपीरियल कैपिटल के सबसे प्रोस्पेरोस एरिया में स्थित था। इसमें फ्री ट्रेड मार्केट है जिसमें एल्केमिस्ट और मर्चेंट्स यानी व्यापारी सभी प्रकार की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को खरीद और बेच सकते हैं। जियोयान भी उस एल्केमिस्ट एसोसिएशन हेडक्वार्टर में आ जाता है ताकि शायद उसे यहाँ कोई सोल पावर को रिस्टोर करने वाले इंग्रेडिएंट मिल सके। तभी यहाँ लिनफी भी आ जाती है जिससे जियोयान ब्लैक रॉक सिटी में मिला था। वो जियोयान को पहचान लेती है। वो जल्दी से जियोयान के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा, तुम अब पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, पर तुम अभी भी 2 टियर एल्केमिस्ट ही हो और जो मैं भी 2nd टियर एल्केमिस्ट बनने वाले हैं। जियोयान उसे पहचान नहीं पाता और कहता कि क्या तुम लिनफी हो। लिनफी कहती है कि आरामी तुमने मुझे एक बार में भी नहीं पहचाना, और वो सोचती है कि हो सकता है कि जियोयान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ना हो। जियोयान लिनफी को कहता है कि मेरे पास अभी बातों का वक्त नहीं है और वहाँ से ट्रेडिंग मार्केट में जाने लगता है। तो लिनफी भी उसके साथ जाती हुई कहती है कि मैं चीजें खरीदने में बहुत अच्छी हूँ। जियोयान ट्रेडिंग मार्केट में आकर चीजें देखने लगता है, पर लिनफी उसे अपनी बातों से पका रही थी, इसीलिए वो लिनफी से कहता है कि मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे यहाँ बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए तुम जा सकती हो। और वो भागकर वहाँ से एक शॉप पर आ जाता है, पर लिनफी भी भागते हुए उसके पास आ जाती है और कहती है कि ट्रेडिंग मार्केट बहुत बड़ा है, अगर तुम अकेले रहोगे तो खो जाओगे, और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जियोयान कहता है कि क्या तुम कोई ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हो जिससे सोल फोर्स को रिस्टोर किया जा सके। लिनफी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी जियोयान को एक इंग्रेडिएंट पसंद आ जाता है, पर वो दुकानदार जियोयान को भोला समझकर लूटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यह कमाल का इंग्रेडिएंट है, इसे मैजिकल बीस्ट पहाड़ों से लाया गया था, इसीलिए मैं तुम्हें यह टियर 4 की पिल के बदले दे सकता हूँ। लिनफी दुकानदार से कहती है कि तुम लूट क्यों मचा रहे हो, कल जब एक आदमी ने इसके बारे में पूछा तो तुमने इसका मूल्य टियर 3 पिल ही बताया था। दुकानदार कहता है कि वो कल की बात थी, जिस पर जियोयान कहता है कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए टियर 4 पिल नहीं है और वो उस इंग्रेडिएंट को नहीं खरीदता। लिनफी कहती है कि यहाँ बहुत सारे स्कैमर हैं जो हमेशा एल्केमिस्ट को लूटने में लगे रहते हैं। वही हम जुमे को देखते हैं जो भी इस ट्रेड मार्केट में आई होती है और उसे एक पीच ब्लॉसम फायर पसंद आई, इसीलिए वो शॉपकीपर से इसे अनमिस्टेकेबल ट्रिक ऑफ द सोल रेसिपी के बदले खरीद लेती है। पर वो शॉपकीपर स्कैमर था, इसीलिए वो जुमे को कहता है कि तुम्हारी रेसिपी में सोल इनप्रिंट क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले पीच ब्लॉसम नहीं दे सकता, और वो उससे ये छीन लेता है। जुमे कहती है कि मैंने इस रेसिपी को 4 बार इस्तेमाल किया है और इसे एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्रेडर कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो गुस्सा करने लगता है। बाहर मौजूद लोग बातें करते हैं कि ट्रेडर हमेशा लोगों को फंसाता है। जियोयान और लिनफी भी जब वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो शॉपकीपर जुमे को परेशान कर रहा है। लिनफी अपने मास्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। शॉपकीपर जुमे से कहता है कि तुम धोखेबाज हो और उसे मारने लगता है, पर जियोयान उसे रोक लेता है और कहता है कि रेसिपी को लौटा दो। ट्रेडर कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे असली रेसिपी चाहिए। तो जियोयान उस रेसिपी को लेकर जुमे को दे देता है और कहता है कि जब भी रेसिपी को सोल फोर्स से ग्रहण किया जाता है तो इस पर निशान छूट जाते हैं, तुम चाहो तो जांच करवा सकते हो कि ये रेसिपी सही है या नहीं, और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन झूठा है। तो एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करो, मैं टियर 3 का एल्केमिस्ट हूँ, मैंने कभी ऐसी रेसिपी के बारे में नहीं सुना जो सोल फोर्स को डिटेक्ट कर सके। लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया, वो जरूर कोई डोंगी मास्टर होगा। जियोयान को इससे गुस्सा आ जाता है, वो अपने मास्टर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो ट्रेडर से कहता है कि माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
दूंगा। उसके गुस्से से वहाँ तेज ओरा निकलता है। वो एल्केमिस्ट अपनी एक्स उठाकर कहता है कि तुम मुझे धमका रहे हो पर मेरी कुल्हाड़ी तुम्हें अच्छा जवाब देगी। जियोयान जुमे को पीछे हटने को कहता है। वो एल्केमिस्ट जियोयान पर हमला करता है पर जियोयान उससे बचता हुआ अपने फायर पॉइजन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके हमले से उस कुल्हाड़ी को ही काट देता है। तो एल्केमिस्ट चाकू निकाल लेता है पर जियोयान पहले ही उसके सर की तरफ फायर पॉइजन को पॉइंट कर देता है, जिससे एल्केमिस्ट बहुत डर जाता है और कहता है कि भाई कृपया इतना गंभीर मत बनो, तुम चाहो तो मेरे इंग्रेडिएंट को ले सकते हो पर मुझे छोड़ दो। जियोयान पिच ब्लॉसम को उठाने लगता है पर उसके पास पड़े जेट के टुकड़े से जियोयान को अजीब सा एहसास होता है, इसीलिए उसे भी उठा लेता है और वो ट्रेडर से कहता है कि मैं इस पिच ब्लॉसम को जुमे की रेसिपी के बदले ले रहा हूँ, साथ ही मुझे जेट पीस भी खरीदना है। एल्केमिस्ट कहता है कि अगर तुम्हें जेट का टुकड़ा इतना ही पसंद है तो तुम माफी के तौर पर इसे रख सकते हो, लेकिन जियोयान फिर भी उसे उस जेट पीस के बदले पैसे देता है और अब वो जुमे को पिच ब्लॉसम भी दे देता है। वो जियोयान को थैंक्स कहती है। तब यहाँ लिनफी भी मास्टर को लेकर आ जाती है पर वो हैरान होती है कि जियोयान ने पहले ही झगड़े को निपटा दिया। जियोयान वहाँ से निकलने लगता है पर मास्टर आओ तो उसे रोक लेते हैं और अपने साथ कमरे में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि मुझे तुमसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी वो महसूस करते हैं कि जियोयान की पावर बढ़ चुकी है, इसीलिए वो जियोयान से कहते हैं कि एक साल में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी है, तुम 5 स्टार डूशी बन गए हो, तुम वास्तव में एक महान आदमी हो। काश मेरी स्टूडेंट लिनफी के पास तुमसे आधी काबिलियत होती तो मैं भगवान का बहुत आभारी रहता और उसे चाय पीने को कहते हैं। तभी वहाँ मास्टर फूलेन जुमे पर गुस्सा करते हुए आने लगते हैं क्योंकि टियर 4 रेसिपी के बदले पिच ब्लॉसम फ्लेम को खरीद कर लाई थी। जुमे कहती है कि यह बहुत अच्छी दिख रही थी। फूलेन कहते हैं कि तुम वास्तव में गंदी हो, एक एल्केमिस्ट के रूप में तुम्हें चीजों की जरा सी भी पहचान नहीं है। क्या मैंने तुम्हें जो सिखाया वो सब कुछ क्या तुम भूल गई हो? तुमने सच में मुझे नाराज किया है। और वो जियोयान के हाथ से चाय छुड़ाकर पीने लगते हैं पर जैसे ही वो जियोयान को देखते हैं तो हैरान होते हैं। जियोयान फूलेन को बताता है कि ये पिच ब्लॉसम फायर कोई तेज आग नहीं है, लेकिन अगर इसकी फ्लेम को डूक्यू में कंडेंस्ड कर दिया जाए तो ये ज्यादा मजबूत बन सकती है। साथ ही इस प्रकार की फायर बहुत ही सॉफ्ट होती है जो एल्केमिस्ट के लिए बहुत सुटेबल है। मैं मानता हूँ कि टियर 4 रेसिपी अमूल्य थी पर अगर इस पिच ब्लॉसम को भी पॉलिश किया जाए तो ये भी कम मूल्यवान नहीं होगी। जो मैं इससे खुश होती है। फूलेन कहते हैं कि जियोयान तुम सही कह रहे हो पर इस पिच ब्लॉसम को पॉलिश करने में कम से कम आधा साल लगेगा। लिनफी जियोयान से कहती है कि तुमने जुमे की साइड ली, क्या तुम इसे पसंद करने लगे हो? जुमे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मास्टर भी उन दोनों को साइड होने को कहते हैं क्योंकि उन्हें जियोयान से बात करनी थी। दोनों मास्टर जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम इस साल होने वाली जियामा एम्पायर की एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग ले रहे हो? जियोयान नामे जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ किसी और काम से आया था, एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों मास्टर इसे निराश होते हैं। मास्टर आओ तो कहते हैं कि अगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में भाग लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। पिल किंग गुए भी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जियोयान कहता है कि मुझे कभी भी दूसरों की स्टैंड पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद पर भरोसा करना पसंद करता हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि एल्केमिस्ट कंपटीशन के चैंपियन को एल्केमिस्ट गिल्ड का एल्डर बनाया जाता है, जिससे तुम्हें एल्डर लेवल की शक्ति और बेनिफिट मिलेंगे, साथ ही तुम गिल्ड वेयर हाउस को भी एक्सेस कर पाओगे। तो जियोयान इससे चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उस वेयर हाउस में कुछ ऐसे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिससे सोल पावर को रिस्टोर किया जा सके? आओ तो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा नहीं जानता पर मुझे पता है कि इस बार कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप प्राइज में एक टियर 6 स्पीड मेल्टिंग पिल का मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन रोल दिया जाएगा। स्पीड मेल्टिंग पिल किसी भी सोल बॉडी को रिस्टोर कर सकती है। ये बेस्ट वाली मेडिसिन है जिससे आत्मा के सारे घाव भरे जा सकते हैं। ये सुनकर जियोयान डिसाइड कर लेता है कि वो अपने मास्टर को वापस लाने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। तभी वहाँ कुछ होने लगता है और सब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि मेडुसा बाहर आ गई थी। जियोयान भी इससे बहुत डर जाता है। मेडुसा जियोयान को कहती है कि तुम्हें मुझे ठीक करने के लिए स्पीड मेल्टिंग पिल प्रिस्क्रिप्शन को प्राप्त करना होगा जिससे मैं तुम्हें फ्यूचर में नहीं मारूंगी। जियोयान इसके लिए ना नहीं कह सकता था, इसीलिए हाँ कहता है वरना मेडुसा उसे मार डालेगी। मेडुसा वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और अब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। जियोयान दोनों मास्टर से कहता है कि मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा, तो दोनों मास्टर खुश होते हैं। आओ तो जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें हमारी ब्लैक स्टोन सिटी की तरफ से भाग लेना होगा। जियोयान मान जाता है पर वो एक शर्त रखता है कि मुझे कुछ कारणों से कंपटीशन में भाग लेने के दौरान अपना नाम बदलना होगा।
और आपको भी ये ख्याल रखना है कि मेरा असली नाम किसी को पता न चले। मास्टर इसके लिए मान जाते हैं और उसे बताते हैं कि 3 दिन बाद कंपटीशन के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, इसीलिए तुम्हें भी उस सिलेक्शन में हिस्सा लेना होगा। जियोयान दोनों मास्टर को थैंक्स कहकर वहां से निकल जाता है। आओ तो फुल लेन से कहते हैं कि अगर जियोयान इस प्रतियोगिता में टॉप 10 में भी आ गया तो हमारी ब्लैक स्टोन सिटी गिल्ड फेमस हो जाएगी और अगले साल हमारे हेड ऑफिस की फंडिंग भी ओपन हो जाएगी। इससे वो दोनों खुश हुए नाचने लगते हैं। लिनफी और यूमे यह देखकर हैरान होती है। लिनफी कहती है कि मैंने पहली बार इन दोनों को ऐसे डांस करते हुए देखा, यह बहुत ही घिनौना है। मास्टर भी जब उन दोनों को देखते हैं तो रुक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान सोल रिस्टोर मेडिसिन को ढूंढने के लिए एल्केमिस्ट गिल्ड ट्रेनिंग मार्केट में गया, जहां उसे लिनफी मिली जो इंग्रेडिएंट खरीदने में उसकी मदद करना चाहती थी। जू मे को एक शॉपकीपर ठगने की कोशिश कर रहा था, पर जियोयान ने उसकी मदद की और अपने फायर पॉइजन से उस ट्रेडर को सबक सिखाया। फिर जियोयान ब्लैक रॉक सिटी के मास्टर से मिला, जिन्होंने उसे एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताया। जियोयान को जब पता चला कि एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन के चैंपियन को प्राइज में सोल पावर को रिस्टोर करने वाली मेडिसिन मिलने वाली है, तो उसने कंपटीशन में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान नालन जिए के शरीर से जहर निकाल रहा होता है। नालन भी पास में बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। तभी सर्वेंट उसे आकर बताती है कि मास्टर लिंग आपसे मिलने आए हैं। मास्टर लियू लिंग भी एक एल्केमिस्ट था और गुहे द पिलकिंग का ही स्टूडेंट होता है। नालन उससे मिलने बाहर जाती है। लिंग नालन को पसंद करता था, इसीलिए उसके दादा के लिए एक पिल लेकर आया जो बॉडी को नरिश करने वाली मेडिसिन थी। लिंग नालन को बताता है कि मेरे मास्टर हेवनली फ्लेम की तलाश में टेगर डेजर्ट गए, पर वो उसे पाने में असफल रहे। नालन कहती है कि तुम्हें और पिलकिंग को अब चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हेवनली फ्लेम वाला एल्केमिस्ट मिल चुका है जिससे मेरे दादा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लिंग कहता है कि हेवनली फ्लेम वाला एल्केमिस्ट क्या वही है जिसे जियामा एम्पायर में बहुत सम्मान दिया जाता है। नालन उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, वो यान जियो नाम का एक यंग लड़का है, उसने बहुत कम उम्र में ही हेवनली फ्लेम हासिल कर ली है, जिससे साफ पता चलता है कि उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लिंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं। मुझे और मेरे मास्टर को उससे मिलकर बहुत खुशी होगी, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? नालन कहती है कि यान जियो थोड़ा सा अजीब है, वो अभी दादाजी के जहर का इलाज कर रहा है, उसने किसी को भी अंदर आने से मना किया, इसीलिए हम दादाजी के रूम के बाहर इंतजार कर सकते हैं। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अभी भी नालन जिए की बॉडी से जहर निकाल रहा था और अब वो काफी हद तक जहर निकाल चुका था, पर अभी भी उनकी बॉडी में बहुत जहर था, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं कल फिर आऊंगा, आज के लिए इतना काफी है, पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपकी बॉडी में से सारे जहर को मैं निकाल दूंगा। नालन जिए उसे थैंक्स कहते हुए बताते हैं कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरी बॉडी की डूक्यू भी वापस रिकवर हो रही है। जियोयान वहाँ से निकलने लगता है, पर नालन जिए उसे रोकर कहते हैं कि तुम हमारी इंपीरियल कैपिटल में एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग लेने आए हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और वो दासियों से वहाँ कुछ इंग्रेडिएंट मंगवा कर बताते हैं कि इनकी मदद से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जियोयान देखता है कि वो इंग्रेडिएंट बहुत मूल्यवान है, इसीलिए वो उन्हें बताता है कि अगर ये इंग्रेडिएंट मेट्रो ऑक्शन में होते तो इनकी भारी कीमत होती। फिर वो उन सभी इंग्रेडिएंट को अपनी स्पेस रिंग में रखकर नालन जिए को थैंक्स कहता है। नालन जिए भी उसे छोड़ने के लिए बाहर आते हैं और जियोयान को कहते हैं कि तुम्हें आज रात के डिनर पर रुकना चाहिए, जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, पर जियोयान मना कर देता है। तो नालन जी कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी कोई भी मदद चाहिए तो तुम सीधे मुझसे कह सकते हो, मैं नालन जी हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तभी नालन लिंग के साथ उसके पास आ जाती है और जियोयान को अपने दोस्त लियो लिंग से मिलवाती हुई बताती है कि ये भी एल्केमिस्ट है। जियोयान उससे हाथ मिलाता है, पर वो जियोयान के टैलेंट की वजह से उसे जल रहा था,
इसीलिए उसका हाथ जोर से दबाता है, पर जियोयान भी उसके हाथ को जोर से प्रेस करता है, जिससे जियो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। नालन जी है लिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तो उन्हें बताता है कि पिल किंग ने आपके लिए मेडिसिन भेजी थी। जियोयान इसे समझ जाता है कि लियो लिंग पिल किंग गुहे का स्टूडेंट है। लिंग जियोयान से कहता है कि तुमने बहुत कम उम्र में हेवनली फ्लेम हासिल की है, इसीलिए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है। जियोयान कहता है कि मेरे मास्टर पहाड़ों पर रहने वाले एक स्लेकर है, वो गुहे जितने फेमस नहीं है। नालन उसे कहती है कि तुम बहुत विनम्र हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत अच्छे होंगे। जियोयान उनसे ज्यादा बात नहीं करता और उनसे अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। लिंग नालन से कहता है कि क्या वास्तव में उस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है। नालन कहती है कि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, वो फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और मैंने पहला ऐसा लड़का देखा है जिसके पास तुमसे भी ज्यादा काबिलियत है। नालन सू वहाँ से चले जाते हैं। लिंग नालन से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। नालन उसे कहती है कि तुम्हें यूनियन सेट के नियमों की जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम मुझे प्रभावित कर सको, पर मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह मानती हूँ। मेरी शादी केवल उसी से हो सकती है जो कमजोर ना हो। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लिंग इससे सेड होता हुआ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हाई स्टैंडर्ड की हो, पर इस बार मैं एल्केमिस्ट कंपटीशन जीतकर साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें पाने का हकदार हूँ। फिर हम जियोयान को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ कल्टिवेशन कर रहा होता है और अब वो फायर पॉइजन की एनर्जी की वजह से 7 स्टार डूशी बन गया था। तभी अचानक उसकी बॉडी में फायर पॉइजन हावी होने लगता है, जिससे जियोयान को दर्द होता है और उसे अजीब से विजन आते हैं जिसमें उसे अपने मास्टर दिखाई देते हैं, पर अचानक से वो गायब हो जाते हैं और नालन उसके सामने आ गई थी जो उस पर हमला करती है, पर उसे नहीं जीत पाता और उसके मास्टर और पिता को मार डालती है। जियोयान इससे दुखी होता है। तभी बोडोंग उसे होश में ले आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। जियोयान बताता है कि जब भी मैं नालन जिए के शरीर से जहर निकालता हूँ, यह फायर पॉइजन मेरी बॉडी में कंसंट्रेट हो जाता है। बोडोंग कहते हैं कि तुम इंग्रेडिएंट पाने के लिए जोखिम उठा रहे हो। जियोयान कहता है कि मुझे कुछ भी करके वो 7 ब्लू स्पीड गोस्ट सलाइवा को हासिल करना है। बोडोंग उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान याओ लाओ को मिस करता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान एल्केमिस्ट गिल्ड में आ जाता है, जहाँ आज एल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए सिलेक्शन होने वाला था और ये सभी गिल्ड में अलग अलग होता था। तभी वहाँ जियामा इंपीरियल फैमिली की शाही गाड़ी आती है, क्योंकि इस इटर्नल एग्जाम में पार्ट लेने के लिए एक लड़की भी आई थी जिसका नाम प्रिंसेस यू होता है, जो फायर टेम्परर जिया लाओ की पोती थी और वो बहुत शरारती होती है। जियोयान अंदर हॉल में आ चुका था। तभी लिंग यू के साथ जियोयान के पास आता है और वो प्रिंसेस लियो को जियोयान से मिलवाता हुआ बताता है कि इसके पास हेवनली फ्लेम है। यू जियोयान को हेवनली फ्लेम दिखाने को कहती है, पर जियोयान उसे कहता है कि हेवनली फ्लेम शो ऑफ करने की चीज नहीं है। यू को इससे गुस्सा आता है। लिंग जियोयान को कहता है कि शायद तुम यू के बारे में नहीं जानते, ये जियामा एम्पायर की सबसे फेवरेट राजकुमारी है, साथ ही इस एल्केमिस्ट गिल्ड प्रेसिडेंट फार्मा की फेवरेट स्टूडेंट भी है। यू का पिल रिफाइनिंग टैलेंट बहुत अच्छा है, जिससे पिल किंग भी चकित रह गए थे। आधे साल पहले ही ये टियर 3 एल्केमिस्ट बन गई थी। यू कहती है कि इस बार के कंपटीशन की चैंपियन मैं ही बनूंगी। लिंग यू को भड़काने के लिए कहता है कि आन जियो के पास हेवनली फ्लेम है, इससे ये तुम्हें कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे सीक्रेट छिपाता है। जियोयान उन पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, तो यू उसे रोक लेती है और उस पर हमला करने लगती है। जियोयान उसके हमलों से बचता है। यू कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी आदमी ने मुझे रिजेक्ट किया हो। आज मैं तुम्हें ट्राई करूंगी कि तुम्हें कितनी पावर है, और वो जियोयान पर अपनी फ्लेम से हमला करने लगती है, पर जियोयान लिंग के सामने अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट नहीं कर सकता था, इसीलिए पर्पल फ्लेम पिल खाकर पर्पल फ्लेम से खुद को बचाता है। लिंग भी समझ जाता है कि हेवनली फ्लेम नहीं है। यू लगातार जियोयान पर हमला करती है, तो जियोयान भी पर्पल फ्लेम से वीप बना लेता है और यू के सभी हमलों को खत्म कर देता है। यह देखकर लिंग कहता है कि वास्तव में जियोयान के पास फायर का बहुत अच्छा कंट्रोल है। इससे गुस्सा होकर यू उस पर एक बहुत बड़े फायर बॉल से हमला करने लगती है। जियोयान भी से डर जाता है, मगर तभी वहाँ प्रेसिडेंट फार्मा पिल किंग के साथ आ जाते हैं और यू के हमले को खत्म कर देते हैं। फार्मा अपनी स्टूडेंट यू से कहते हैं कि तुम वापस से दूसरों को परेशान कर रही हो। यू उन्हें बताती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि यह लड़का वास्तव में कितना महान है। लिंग दोनों मास्टर को प्रणाम करता हुआ कहता है कि यह लड़का यान जियो है जिसके पास हेवनली फ्लेम है। गुए जियोयान के पास आते हुए कहते हैं कि तुम वही व्यक्ति हो जो नालन जिए के शहर से फायर पॉइजन को निकाल रहा है और तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। कुछ समय पहले मैं भी हेवनली फ्लेम की तलाश
तलाश में निकला, पर मैं उसे पाने में असफल रहा, जिसका मुझे जीवन भर मलाल रहेगा। इसीलिए क्या तुम मुझे वो हेवनली फ्लेम दिखा सकते हो ताकि मैं अपने पछतावे को कम कर सकूं? जियोयान उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि हेवनली फ्लेम कोई शो ऑफ करने की चीज नहीं है। मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया कि केवल गंभीर परिस्थिति में ही इस हेवनली फ्लेम का यूज करें। गुए अब जियोयान के पास आता है तो उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, इसलिए वो कहता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं। जियोयान इससे डर जाता है क्योंकि वहाँ टेगर रेगिस्तान में उन्होंने जियोयान को देख लिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पिलकिंग गू का स्टूडेंट लिंक जियोयान से मिला और उसे लगा कि नालन यान जियो को पसंद करने लगी है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस साल एल्केमिस्ट कंपटीशन को जीत कर रहेगा। फायर पॉइजन की वजह से जियोयान का दिमाग समय समय पर कमजोर हो रहा था, जिससे उसे अजीब से विजन आते थे। जियोयान इटर्नल एग्जाम में आया जहाँ राजकुमारी यू ने उस पर हमला किया, मगर प्रेसिडेंट फामा ने उसे रोक लिया था। पिलकिंग ने जियोयान से हेवनली फ्लेम दिखाने को कहा, पर जियोयान ने मना कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि पिलकिंग जियोयान के पास आकर कहता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। जियोयान को लगता है कि गुहे ने उसे पहचान लिया, पर गुहे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे परेशान कर रहा था, तुम्हारे मास्टर जरूर बहुत महान होंगे जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी हेवनली फ्लेम को प्राप्त कर सके, और तुम्हें हेवनली फ्लेम का घमंड नहीं है। क्या मैं तुम्हारे मास्टर से मिल सकता हूँ? जियोयान उसे कहता है कि मेरे मास्टर बाहरी लोगों को देखना पसंद नहीं करते। तभी वहाँ मास्टर आओतू भी आ जाते हैं जो बहुत खुश थे। फामा उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आज इटर्नल एग्जाम में तुम्हारे ब्लैक स्टोन सिटी की तरफ से स्टूडेंट भी भाग ले रहे हैं जो बहुत मजबूत है। आओतू खुश होते हुए जल्दी से जियोयान के पास जाते हैं और वो भी वहाँ जियोयान का असली नाम नहीं बताते और गुए से कहते हैं कि आन जियो बहुत टैलेंटेड है। जियोयान प्रेसिडेंट फामा को नमन करता है। राजकुमारी यू कहती है किस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है, तो फामा हंसते हुए कहते हैं किस लड़के के पास बहुत अजीब हुनर है। मुझे लगता है कि आज ये लड़का हमें जरूर चौंका देगा। यू को इससे गुस्सा आता है। फामा यान जियो से कहते हैं कि यू शरारती है और तुमने इस पर दया दिखाई। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं, पर यू जियोयान को चिढ़ाती है। पिलकिंग फामा से कहते हैं कि अब हमें इटर्नल एग्जाम शुरू करने चाहिए और अब वो सभी एग्जाम हॉल में आ जाते हैं। फामा एग्जाम में पार्ट लेने वाले सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि अलग अलग राज्य के एल्केमिस्ट गिल्ड की सिफारिश पर तुम्हें इस एग्जाम के लिए चुना गया है। बाहरी लोग बिना सिफारिश के इस एग्जाम में भाग नहीं ले सकते, इसीलिए ये एग्जाम काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अगर तुम इस एग्जाम को भी पास नहीं कर पाए तो इससे तुम्हारे मास्टर का अपमान होगा, और वो सभी को खास तरह से डिजाइन किए गए एग्जाम रूम में भेज देते हैं। सभी के एग्जाम रूम अलग अलग थे। जियोयान सोचता है कि गुहे यहीं मौजूद है, इसीलिए मैं अपने ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम का यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो गुहे मुझे पहचान लेगा। फामा सभी स्टूडेंट को ये भी बताते हैं कि तुम सभी के कमरे में सभी जरूरी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जिन्हें तुम्हें रिफाइन करके पिल बनानी है, जिसके लिए तुम्हें कुछ समय दिया जाएगा, और जो तय सीमा में पिलकिंग को रिफाइन नहीं कर सका वह सफल माना जाएगा। साथ ही हम सभी स्टूडेंट की रिफाइन की हुई पिल को जांचने के लिए एक स्पेशल मेथड का यूज करेंगे, और अगर हमारे द्वारा तय की गई रिफाइनमेंट को जो पूरा नहीं करेगा उसे भी फेल कर दिया जाएगा। और अब वो इस इटर्नल एग्जाम को स्टार्ट करते हैं, जिससे पार्टिसिपेंट पिल बनाने लग जाते हैं। जियोयान पर्पल फ्लेम पिल की मदद से पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करता है और वो ब्लैक आयरन स्पीड लीफ को रिफाइन करने लग जाता है। सभी पार्टिसिपेंट अपनी पूरी पावर से पिल को रिफाइन करने लग जाते हैं। फामा पिलकिंग के साथ प्रोजेक्शन की मदद से सभी पार्टिसिपेंट को पिल बनाते हुए देख रहे थे। पिलकिंग देखता है कि जियोयान हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे लगता है कि शायद जियोयान के पास हेवनली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल करने की काबिलियत नहीं है। फामा बताते हैं कि इस बार चुयून एम्पायर ने भी एल्केमिस्ट गिल्ड से 3rd ग्रेड के एल्केमिस्ट भेजे हैं ताकि हमारे कंपटीशन में शामिल हो सके। चुयून एम्पायर हमेशा से हमारे जियामा एम्पायर से हारता रहा है, इसीलिए एल्केमिस्ट कंपटीशन जीतने की इस बार पूरी कोशिश करेंगे, पर जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। गोए कहता है कि मुझे कल यूनलैंड सेक्ट में वापस जाना है, इसीलिए मैं कंपटीशन में नहीं रहूंगा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल फ्लेम वाला लड़का भी कंपटीशन में हिस्सा लेगा। फामा कहते हैं कि इस लड़के की उम्र
20 साल से भी कम है, फिर भी इसके पास हेवनली फ्लेम है, इसीलिए इसे मेरे एल्केमिस्ट गिल्ड में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो गुहे कहता है कि इसे मेरे पास यूनलेस सेक्ट में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे इसकी काबिलियत व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो दोनों हंसने लगते हैं। वही हम बोडोंग और टेंग शान को भी देखते हैं, जो एक क्लब के बाहर बैठकर वाइन पी रहे थे। टेंग शान कहता है कि तुम जो वाइन पी रहे हो इसका केवल रॉयल फैमिली ही एंजॉय कर सकती है। जियोयान पर्पल फ्लेम से इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने में लगा हुआ था, लेकिन तभी जियोयान की बॉडी पर फायर पॉइजन हावी होने लगता है, जिससे उसे अजीब से विजन आने लगते हैं। जियोयान खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर यह जहर बहुत खतरनाक था, इसे सिर्फ हेवनली फ्लेम से ही रोका जा सकता है। पर जियोयान गुहे की वजह से हेवनली फ्लेम का यूज नहीं कर पाता, वो दर्द को सहन करता है। तभी हम देखते हैं कि लिंक पिल को रिफाइन करके बाहर आ जाता है। उसने सबसे पहले पिल को रिफाइन किया था, इसीलिए एल्केमिस्ट उसकी तारीफ करते हुए गुहे से कहते हैं कि आपने उस स्टूडेंट को पढ़ाया है, निश्चित रूप से उसके पास महान कौशल है। पिलकिंग कहता है कि ये केवल इटर्नल मैच है, अभी तो केवल शुरुआत है। तभी प्रिंसेस यू भी पिल को रिफाइन करके आ जाती है और लियू लिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे इतने तेज होने की उम्मीद नहीं थी। लिंग उसे कहता है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। लिंग उसे कहती है कि भले ही तुमने मुझसे पहले पिल को रिफाइन किया हो, पर तुम्हारे प्यूरिफाइंग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मेरी पिल जितने प्योर नहीं होंगे। आओ तो अभी काफी परेशान थे, क्योंकि जियोयान अभी तक बाहर नहीं आया था। समय धीरे धीरे निकल रहा था, बाकी के सभी स्टूडेंट भी पिल को रिफाइन करके बाहर आने लगते हैं। पर जियोयान के बाहर न आने की वजह से आओ तो को बहुत फिक्र हो रही थी। वो सोचते हैं कि भले ही जियोयान का कौशल पिल किंग के चेले जितना अच्छा ना हो, पर वो बाकी के स्टूडेंट से इतना पीछे कैसे रह सकता है। यू भी लिंग से कहती है कि तुम्हारा हेवनली फ्लेम वाला दोस्त कहाँ है, क्या वो ये ट्रायल एग्जाम भी पास नहीं कर पाएगा। लिंग उसे कहता है कि राजकुमारी तुम मुझसे मजाक ना करो, वो कोई मेरा दोस्त नहीं है, मैं बस उससे एक बार मिला हूँ। तो यू कहती है कि तुम अपने से ज्यादा कौशल वाले से कभी दोस्ती नहीं करते। अब इटर्नल एग्जाम खत्म होने में बहुत कम समय रह गया था, पर जियोयान अभी भी बुरे सपनों में फंसा होता है, जहाँ उसकी तरफ डार्क बीस्ट बढ़ रहे थे। तभी जियोयान को होश आता है, वो देखता है कि वक्त काफी कम बचा है और उसकी पील अच्छे से रिफाइन नहीं हुई। उसकी बॉडी में जहर भी काफी बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए वो बहुत सारी पर्पल फ्लेम पिल को निगल लेता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पर्पल फ्लेम निकलती है, जिससे वो पिल को रिफाइन करने लगता है। वहीं बाहर सभी जियोयान के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रिंसेस यू कहती है कि वो हार नहीं सकता, उसे ओनली फ्लेम का वरदान मिला है। लिंक कहता है कि ओनली फ्लेम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आओ तू भी काफी परेशान थे। वो मनी मन में जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें हमारी ब्लैक रॉक सिटी के लिए बाहर आना होगा, वरना हमें अगले साल के लिए फंडिंग नहीं मिलेगी। पिलकिंग कहता है कि जरूर यान जियो मुश्किल में होगा। फामा कहते हैं कि वो भले ही आने में देरी कर रहा हो, पर वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, जो एक दिन दुनिया भर में मशहूर होगा। पर अब वक्त खत्म होने वाला था, इसीलिए फामा को लगता है कि जियोयान बाहर नहीं आएगा। इसीलिए वो सभी कंटेस्टेंट को बधाई देते हैं कि आप सभी ने ट्रायल को डिक्लेयर कर दिया है। तभी वक्त खत्म होने वाला था कि उससे पहले जियोयान बाहर आ जाता है। जियोयान के रूम से बहुत तेज पर्पल फ्लेम निकल रही थी, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। जियोयान कहता है कि मुझे लगभग देर हो चुकी है। स्टूडेंट बातें करते हैं कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली है, आखिर मिनट पर यह बाहर आ गया। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लैक आयरन स्पिरिट लीफ को रिफाइन करना डिफिकल्ट होता है, पर इसमें इतना समय नहीं लगता। प्रिंसेस यू सोचती है कि लड़का लास्ट मिनट में बाहर आया वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। तो दूसरे स्टूडेंट उसे कहते हैं कि लड़का जल्दबाजी में इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके लाया है, मुझे नहीं लगता उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। तो लिंग उन्हें कहता है कि यह सच नहीं है, जियोयान ने पिल को रिफाइन करने में बहुत वक्त गुजारा है, इसीलिए हमसे भी कहीं आगे निकल सकता है। फिर सभी स्टूडेंट आगे आ जाते हैं। फामा कहते हैं कि अब जब सभी बाहर हैं, तो हम इस ट्रायल एग्जाम का दूसरा चरण स्टार्ट कर सकते हैं। हमें अब तुम्हारी रिफाइन पिल की प्योरिटी को जांचना होगा। और वहाँ हॉल में मौजूद एक चक्र को एक्टिवेट करते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारे कबीले का पिल प्योरिटी गिल्ड गेज है, जिसे कई फेमस लोगों को इनवाइट करके बनाया गया है। इसे मेजरिंग प्योरिटी टूल कहते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट रिफाइन पिल की प्योरिटी को मैच कर सकता है। और अब फामा और पिल किंग अपने डोक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके उस टूल के पास आ जाते हैं। उनके डोक्यू विंग्स देखकर सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं। प्रिंसेस यू कहती है कि ये सिर्फ हवा करते हैं,
हैं एक दिन मेरे पास भी डोक्यू विंग्स होंगे। फार्मा सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस टूल में प्यूरिफाइड मेडिसिन डालने के बाद ये टूल ऑटोमेटिकली उस पिल की प्यूरिटी का लेवल बताएगा। सबसे हाईएस्ट लेवल 10 है और सबसे लो लेवल 1 है। पर इस ट्रायल एग्जाम को पास करने के लिए सभी को कम से कम 4 अंक लाना अनिवार्य है। जब भी तुम इस एग्जाम को पास कर पाओगे। और अब वो उन स्टूडेंट को आगे आकर अपनी पिल चेक करने को कहते हैं। जोयान को फायर पॉइजन की वजह से दर्द हो रहा था, इसीलिए वो सबसे पहले आगे जाने लगता है। पर लिंग उसे रोककर कहता है कि तुम इतनी जल्दी मत करो, अगर तुमने सबसे पहले अपनी पिल चेक की तो हम सभी निराश हो जाएंगे, क्योंकि तुम हाईएस्ट पॉइंट गेन करने वाले हो, इसीलिए तुम सबसे लास्ट में जाना। लिंग ये सब जोयान का मजाक उड़ाने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे लगा कि टियर 2 एल्केमिस्ट उससे ज्यादा अंक नहीं ला पाएगा। दूसरे स्टूडेंट भी जोयान से कहते हैं कि मास्टर लिंग मजाक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा अंक ला पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियामा एम्पायर की एल्केमिस्ट गिल्ड ब्रांच के सभी कैंडिडेट ने इंटरनल एग्जाम देना शुरू कर दिया था, और जो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएगा उसे एल्केमिस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगा। जियोयान के दिमाग पर फायर पॉइजन की वजह से असर पड़ने लग गया था, जिससे उसे पिल बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर वो एन मौके पर पिल बनाकर बाहर निकल गया था। फार्मा मेजरिंग प्यूरिटी टूल से उनकी रिफाइनिंग पिल को चेक करने वाले थे। फिर अब में दिखाया जाता है कि सबसे पहले एक स्टूडेंट आगे आता है और वो उस टूल में अपनी बनाई पिल को डाल देता है और फार्मा को बताता है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुसार आयरन स्पीड लीफ को 3 बार रिफाइन किया है। टूल में जब उसकी लेवल चेक होती है तो उसके अंक 4 आते हैं, यानी वो पास हो गया था। अब ऐसे दूसरे स्टूडेंट भी अपनी प्यूरिफाई पिल को चेक करने लगते हैं और वो भी पास हो रहे थे। अब लिंग अपनी पिल को चेक करने के लिए आगे जाता है और उस पिल को टूल में डालकर फार्मा को बताता है कि इस दुनिया की शक्तियाँ बहुत सीमित है, इसीलिए मैं इसे केवल 6 बार ही प्यूरिफाई कर सका। सभी इससे हैरान होते हैं। यू सोचती है कि भाई लिंग ने मुझसे एक बार ज्यादा पिल को रिफाइन किया, पर उसकी प्यूरिटी मेरी पिल जितनी अच्छी नहीं होगी। फार्मा सभी से कहते हैं कि 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट आमतौर पर इन इंग्रेडिएंट को सिर्फ 5 बार ही रिफाइन कर सकता है। स्टूडेंट बातें करते हैं कि गोए के चेले की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसने 6 बार पिल को रिफाइन किया है। अब वो टूल प्यूरिटी लेवल बताती है जो 7 पॉइंट होते हैं, इसीलिए फार्मर लिंक को बधाई देते हैं। बाकी स्टूडेंट भी लिंक को कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि कोई आपकी बराबरी कर पाएगा। लिंक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, प्रिंसेस यू और यान जियो के पास मुझसे ज्यादा काबिलियत है, वो मुझसे भी आगे निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मास्टर लिंक बहुत विनर में वो जियो यान की तारीफ कर रहे हैं, जबकि वो केवल टियर 2 एल्केमिस्ट है। अब यू भी टूल में अपनी पिल की प्योरिटी चेक करती है, पर उसे केवल 5 पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो गुस्सा होती है कि उसे लिंक से कम अंक मिले। वो कहती है कि मशीन टूट जानी चाहिए, इसने मेरी योग्यता को कम आंका, मुझे नहीं लगता कि इसे किसी ग्रैंड मास्टर के द्वारा बनाया गया है। अब आखिर में जियोयान की बारी आती है। जियोयान अपनी रिफाइन पिल को टूल में डाल देता है और फार्मा को बताता है कि मैंने इसे सिर्फ 8 बार रिफाइन किया है। सभी मास्टर इससे हैरान होते हैं। मास्टर आवतू को लगता है कि जियोयान मजाक कर रहा है और बाकी स्टूडेंट भी हंसते हुए कहते हैं कि लड़का वाकई सनकी है और आयरन स्पीड लीफ को 8 बार कैसे रिफाइन कर सकता है। मास्टर भी बातें करते हैं कि लड़का हमेशा मास्क पहनकर रखता है और मिस्टीरियस बनने का दिखावा करता है। तभी वो टूल जियोयान की पिल की प्योरिटी माप लेता है और जियोयान का स्कोर 9 होता है, जिसे देखकर पिल किंग और फार्मा के साथ सभी मास्टर और स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। मास्टर आओ तो खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि बच्चा साधारण नहीं है। लिंक की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान के पास इतनी काबिलियत होगी। फार्मा सभी से कहते हैं कि छोटा लड़का अपनी एबिलिटीज को बहुत गहराई से छिपाता है, इसकी ऐसी क्षमता को देखकर इसकी छाती पर क्लास 2 एल्केमिस्ट बेस शोभा नहीं देता। जियोयान कहता है कि ऐसी मेरी किस्मत थी। यू कहती है कि लड़का दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर अपनी ताकत छिपाता है। लिंक को भी जियोयान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फार्मा सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि तुम सभी ने इस एग्जाम को पास कर लिया है और अब तुम एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग ले सकते हो। और जियोयान ने पिल को 8 बार रिफाइन किया, इसीलिए वो
पहले नंबर पर है और उसे एल्केमिस्ट कंपटीशन में विशेष स्थान दिया जाएगा। कल एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हमारे राज्य के साथ 8 अन्य राज्य के यंग एल्केमिस्ट भी भाग लेंगे। उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। जियामा एम्पायर के सम्मान के लिए तुम सभी को उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करनी होगी, इसीलिए सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। जोयान वहाँ से निकलने लगता है, पर आओतो उसे रोकते हुए कहते हैं कि एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था जब तुम बाहर नहीं आए थे। तुम 20 साल के भी नहीं हो और तुमने ब्लैक आयरन स्पीड लीफ को 8 बार रिफाइन किया। मुझे लगता है कि गुहे भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम जिस तरह से सभी को चौंकाते हो, सभी तुम्हारी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। मुझे लगता है कि सभी मास्टर मुझसे तुम्हारी असली पहचान जरूर पूछना आएंगे। जियोयान उन्हें कहता है कि अगर मेरी असली पहचान के बारे में किसी को कुछ पता चला तो मैं इस एल्केमिस्ट कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। तो आओ तो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा ब्लैक रॉक सिटी का एल्केमिस्ट गिल्ड तुम पर बहुत भरोसा करता है। जियोयान वहाँ से जाने लगता है, पर पिलकिंग उसे रोक लेता है। तो जियोयान पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। पिलकिंग कहता है कि आज के टेस्ट रिजल्ट वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, पर दुर्भाग्य से कल मेरे पास एल्केमिस्ट कंपटीशन को देखने का वक्त नहीं होगा। मुझे तुरंत यूनलैंड सेक्ट में लौटना है, इसीलिए मैं कल होने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारे पास मेडिसिन प्यूरिफिकेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो तुम यूनलैंड सेक्ट में आकर मुझसे पूछ सकते हो। तभी वहाँ फामा आकर जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें दूसरी जगहों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एल्केमिस्ट गिल्ड में कई मास्टर है जो निश्चित रूप से प्यूरिफिकेशन के सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट का मास्टर भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। मेरा गिल्ड उन्हें ग्रेट एल्डर के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। इससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा और तुम दोनों मास्टर और शिष्य मिलकर कई चमत्कार कर सकते हो। प्रिंसेस यू जियोयान से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने महान होगे। जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरे शाही परिवार में जरूर आना। मेरे दादा होनार एल्केमिस्ट से मिलना बहुत पसंद करते हैं। आओ तो जियोयान से कहते हैं क्योंकि शाही परिवार में एक डुहुआंग है जो जियामा किंगडम के टॉप 10 मास्टर्स में से एक है। इसके अलावा वो एक ग्रेट एल्डर भी है। वो जिया लाओ की बात कर रहे थे। जियोयान यू से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। यू इससे निराश हो जाती है तो फामा उसे समझाते हैं कि यंग लड़के ऐसे ही होते हैं। जियोयान को फायर पॉइजन की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने कमरे में आ जाता है, ना तो ठीक से चल पा रहा था, ना ही उसे कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था। इसीलिए वहीं फर्श पर बैठकर हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उसे जहर को खत्म कर देता है। जियोयान को इससे चैन की सांस आती है। जियोयान इसी कश्मकश में होता है कि यह फायर पॉइजन बिना किसी वार्निंग के अचानक कैसे दिखाई दिया। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। बोडोंग जब वहाँ आते हैं तो जियोयान का मास्क नीचे पड़ा हुआ देखकर जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुमने आज का इटर्नल एग्जाम पास किया। जियोयान हमें जवाब देता है और ने बताता ही है कि आज आखिरी बार मुझे नालन जिए की बॉडी से जहर निकालना है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो मास्क लेकर नालन रेजिडेंस की तरफ निकलने लगता है। बोडोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जियोयान कहता है कि मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। बोडोंग भी जियोयान के साथ नालन रेजिडेंस में जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में अजीब सा रेत का ऑरा महसूस होता है। इसीलिए जियोयान से कहते हैं कि कोई डुहुआंग यानी फाइट एम्बरर कब से मुझे परेशान कर रहा है और अब ये बर्दाश्त से बाहर जा चुका है। जियोयान उनसे पूछता है कि क्या ये वही फाइट एम्बरर है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। बोडोंग नाम में जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे किसी और के साथ छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और हम रात को वापस जरूर मिलेंगे। जियोयान भी अब नालन रेजिडेंस में आ जाता है। वहीं बोडोंग पर कोई सेंड एलिमेंट से हमला करने लगता है। बोडोंग उसके वार से बच रहे थे। बोडोंग अब अपने डूक्यू विंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस सैंडमैन के हमलों से बचकर उसका पीछा करने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि ये सैंडमैन और कोई नहीं बल्कि जिया लाओ होते हैं जो कब से बोडोंग के पीछे थे। वो वहाँ से भागने लगते हैं पर बोडोंग उनके पीछे जाते हैं। वहीं जियोयान को एक सर्वेंट नालन रेजिडेंस के अंदर लेकर जाती है। जियोयान देखता है कि अंदर पार्टी चल रही है, इसीलिए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ नालन आकर जियोयान को रोक लेती है और कहती है कि अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो भोज में शामिल क्यों नहीं होते। जियोयान उसे कहता है कि नालन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, इस तरह के इवेंट मुझे अच्छे नहीं लगते। तो नालन उसे कहती है कि मैंने सुना कि इस बार एल्केमिस्ट गिल्ड के इटर्नल एग्जाम में तुम्हारा ग्रेड सबसे हाई था, इसीलिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जियोयान कहता है कि मैं बस लकी हूँ, मुझे दादाजी के जहर से जल्दी छुटकारा पाना है और तुम्हें भी मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। मेरे साथ तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नालन इससे निराश हो जाता
आती है और जियोयान से कहती है कि आप भी हमारे मेहमान हैं, इसीलिए बेशक मुझे आपका वेलकम करना चाहिए। और आज दादाजी ने सभी को भोज के लिए बुलाया है और उन्हें भी हॉल में आए मेहमानों का वेलकम करना है, इसीलिए आपको भोज खत्म होने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप दादाजी का इलाज कर पाएंगे। जियोयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना मेरे लिए ठीक होगा, इसीलिए तुम दादाजी को बता देना कि जब वो फ्री हो जाए तो मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। नालन उसे रुकने को कहती है, तभी वहाँ याफे आ जाती है और वो जियोयान से कहती है कि अंदर बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलकर तुम्हें लोगों के साथ बातें करनी चाहिए। और वो जियोयान को देखकर खुश होती है। नालन यान जियो और याफे से कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? याफे कहती है कि मैं यान जियो को कई सालों से जानती हूँ और मैंने जियो यान से तुम्हारे दादा के जहर से छुटकारा दिलाने की सिफारिश की थी और हम दोनों का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। जियो यान भी नालन को जेलस फील करवाने के लिए याफे के हाथ से ड्रिंक लेकर पीने लगता है। नालन उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जियोयान उसे भाव नहीं दे रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।